प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण उपविषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिंदी में जिसका प्रयोग होता है, बिंदु और चंद्र बिंदु। बिंदु जिसे हम हिंदी में अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। कई बार हमें यह बात पता नहीं चलती कि कहाँ बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग करना है और कहाँ चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक का प्रयोग करना है। इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी में अलग अलग ध्वनियाँ हैं। इनमें परस्पर भेद ना कर पाने के कारण कई बार शब्दों के अर्थ तक बदल जाते हैं। जैसे हंस एक पक्षी का नाम है और हंस हंसना एक क्रिया रूप है। इनका गलत प्रयोग होने से गलत अर्थ प्रकट होने लगते हैं। पहला भाग है अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा पर बिंदी है। यह शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में लगती है। यह एक स्वर है। इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और इसके उच्चारण पर बल भी अधिक लगता है। यह वर्णमाला के पांचों वर्गों कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के क्रमानुसार पांचवें वर्ण के स्थान पर भी प्रयुक्त होती है। अनुस्वार अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे सिंधु। सिंधु में आधा न पड़ा है, इसकी जगह पर हम बिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। घंटी, कंटक, चंचल, संवाद, गंगा। इन सभी में देखो, जो हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के पांचवें स्थान पर जो वर्ण आता है, उन्हीं के स्थान पर हमने बिंदु का प्रयोग किया है। दूसरा भाग है अनुनासिक। यह एक व्यंजन ध्वनि है। इसका प्रयोग अनुस्वार की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इसे स्वरों से अलग नहीं किया जा सकता। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है और अनुस्वार की अपेक्षा बल भी कम लगता है। अनुनासिक अपने से पहले आने वाले वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे कांच, पांच, गांव, चांद, मुंह, हंस आदि। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, उनके साथ केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईंट, सींग, सींचना, भौंकना, केंचुआ, छींक आदि। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।